नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2 डीआरडीओ एनपीसीआईएल सेल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये प्रश्न यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, जैसा कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि एक ट्रांजिस्टर के लिए धारा लब्धि बीटा 19 है, तो धारा लब्धि अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, अल्फ़ा का मान आपको बताना है। जैसे कि दोस्तों बीटा बराबर 19 दिया है, अल्फ़ा बराबर होता है आपका फार्मूला, जैसे कि हम आपको बता दें। जैसे कि अल्फ़ा बराबर होता है बीटा अपान 1 प्लस अल्फ़ा, बीटा अपान 1 प्लस बीटा। यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो दोस्तों 19/20 आपका आ जाएगा। फिर इसे भाग दे देंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि दिए गए परिपथ में ट्रांजिस्टर को पूर्णतः ऑन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बेस धारा ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसमें आपको धारा बताना है। चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसे कि इसमें हल किया गया, जैसे कि बीटा बराबर दिया है, वोल्ट दिया है, ये सारे मान दिए हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आउटपुट प्रतिरोध दिया गया है 1 × 10⁻³ और आउटपुट वोल्टेज जो दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आउटपुट धारा बराबर होता है जैसे कि आउटपुट वोल्टेज अपान आउटपुट प्रतिरोध। यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर 12 मिली एम्पियर आ जाएगा। फिर दोस्तों बीटा बराबर यहाँ पर रख देंगे आउटपुट धारा, यहाँ पर आउटपुट धारा और इसका पूरा मान रख देंगे तो आपका जो उत्तर आ जाएगा। जैसा कि दोस्तों इसका पूरा मान रखेंगे, आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं IB बराबर, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि 0.2 मिली एम्पियर इसका राइट आंसर है। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है। जैसे कि बीजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 3 टर्मिनल होते हैं। जैसे कि बीजेटी में 3 टर्मिनल होते हैं, जैसे कि एमीटर, बेस और कलेक्टर, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, जैसा कि इसमें देख सकते हैं आप, अमीटर की डोपिंग सबसे अधिक तथा बेस की डोपिंग सबसे कम होती है। कलेक्टर का क्षेत्र सबसे बड़ा तथा बेस का क्षेत्र सबसे छोटा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है। जैसे कि अगला प्रश्न है आपका, बीजेटी के टर्मिनल क्या होते हैं? सही उत्तर जो कि हमने आपको अभी बता दिया, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि बेस, कलेक्टर और इमीटर इसका राइट आंसर है। जैसा कि बीजेटी में विद्युत धारा का चालन दोनों प्रकार के आवेश वाहकों यानी अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक द्वारा होता है, इसलिए इसे बाइपोलर ट्रांजिस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका, डेड डैश एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटक का उदाहरण है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, डायोड इत्यादि सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटक के उदाहरण है। आप इन्हें याद कर सकते हैं। और निष्क्रिय के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर निष्क्रिय घटक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ट्रांजिस्टर में जो संग्राहक धारा का उत्सर्जक धारा में एमीटर का अनुपात है, डेड डैश की सीमा होता है। चल दोस्तों, हम इसमें आपको हल करके बताते हैं। जैसे कि दोस्तों इसमें दिया गया है, इसका फार्मूला यहाँ पर देख सकते हैं, अल्फ़ा बराबर IC अपान IE, जो कि देख सकते हैं इसमें ट्रांजिस्टर में अल्फ़ा धारा का लाभ पैरामीटर का विशिष्ट मान, जो कलेक्टर धारा तथा एमीटर धारा का अनुपात जो है 0.95 से लेकर 0.99 की रेंज में होता है। चलिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 0.95 से लेकर 0.99 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर किस क्षेत्र में एक खुले स्विच की तरह कार्य करता है? सही उत्तर है यहाँ पर। चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि अंतः क्षेत्र इसका सही उत्तर है।
और इसमें हम बात करते हैं जैसे कि ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र या एक्टिव रीजन में एक एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है, और ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र या सैचुरेशन रीजन में एक बंद स्विच की तरह कार्य करता है, और ट्रांजिस्टर प्रतिलोमी क्षेत्र या इन्वर्टेड रीजन में ये प्रतिबाधा मैजिक के रूप में कार्य करता है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, जैसे कि आपका अगला प्रश्न है, एक साधारण द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक इमीटर आधार जो है बेस और संग्राही जो है सी क्षेत्रों के अपमिश्रण सांद्रण डैश डैश के अनुसार बदलता है। सही उत्तर दोस्तों, जो इमीटर सबसे बड़ा होता है, कलेक्टर उससे छोटा होता है और बेस सबसे छोटा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसे कि दोस्तों इसमें एमीटर की डोपिंग सबसे ज़्यादा तथा बेस की डोपिंग सबसे कम होती है, जबकि कलेक्टर की डोपिंग एमीटर से कम तथा बेस से ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, किसी पावर ट्रांजिस्टर का नियंत्रण प्राचल डैश डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि IB इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसे कि हम इसमें बात करते हैं, CE ट्रांजिस्टर के आउटपुट अभिलक्षण VCE तथा IC के मध्य IB के विभिन्न नियत मानों पर खींचे जाते हैं, जैसे कि IB कंट्रोलिंग धारा के रूप में होता है। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम द्वारा। चलिए, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, एक ट्रांजिस्टर में संग्राही धारा जो है 4.5 मिली एम्पियर और आधार धारा जो है 20 माइक्रो एम्पियर है, तो उत्सर्जक धारा का मान आपको बताना है। जैसे कि दोस्तों इसका पूरा मान रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं एमीटर धारा का बराबर होता है बेस धारा और कलेक्टर धारा, इसे जोड़ लेंगे तो आपका जो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि 4.52 मिली एम्पियर आपका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका जैसा कि दिया गया है, एक ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जुड़ा हुआ है, कलेक्टर धारा 1 मिली एम्पियर है, तो एमीटर करंट धारा जो है 1.01 मिली एम्पियर है, तो ट्रांजिस्टर की DC धारा लब्धि बीटा क्या है। सही उत्तर दोस्तों, आप इसे हल करेंगे जैसे कि कलेक्टर धारा और एमीटर धारा, यहाँ पर इसका पूरा मान रख कर, जैसे कि बीटा बराबर कलेक्टर धारा अपन बेस धारा यहाँ पर मान रखेंगे तो आपका 100 सही उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, ट्रांजिस्टर में संग्राही धारा और उत्सर्जक धारा का अनुपात 0.99 है, तो संग्राही धारा और बेस धारा का अनुपात कितना होगा। सिंपल सा है दोस्तों, आप इसे हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 99, जो कि सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर मान रखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं इतना पूरा मान रख के आपका मान निकल कर आ जाएगा 99, जो कि सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप इसे हल कर लेंगे। अगला प्रश्न है आपका जैसा कि दोस्तों, एक ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा एमीटर धारा की गणना करें, जहां बीटा बराबर इतना और IB बराबर इतना माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है, तो इसे दोस्तों हल करेंगे जो कि बीटा बराबर कलेक्टर धारा और बेस धारा यहाँ पर मान रखेंगे, तो यहाँ पर पूरा मान रखेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी 2.02 मिली एम्पियर इस राइट आंसर आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों इसके मिली में बदल लिया गया है। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि आपको अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पूरा एमीटर धारा का मान निकाल कर यहाँ पर देख सकते हैं इसे मिली एम्पियर में बदल लिया गया है। यहाँ पर पूरा आंसर आपका आ जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका जैसा कि यदि सिलिकॉन डायोड युक्त बायस्ड धनात्मक समांतर डायोड क्लिपर परिपथ में बायस वोल्टेज एमीटर का मान 0 हो, तो वी का मान होगा, यानी वोल्टेज आउटपुट का मान होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर देख सकते हैं एमीटर बेस प्लस 0.7 वोल्ट इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं, यदि सिलिकॉन डायोड युक्त बायस्ड धनात्मक समांतर डायोड क्लिपर परिपथ में बायस वोल्टेज का मान 0 हो, तो वी आउटपुट का मान प्लस में जो है EB यानी बायस वोल्टेज प्लस 0.7 वोल्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न है जैसे कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक ट्रांजिस्टर का उपयोग शांत अवस्था में किया जाता है जब। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इनपुट पर कोई सिग्नल अप्लाई ना हो, ये इसका सही उत्तर होगा।
जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है ये, इसमें 3 टर्मिनल एमीटर, बेस और कलेक्टर होते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा डैश डैश द्वारा प्रवाहित होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि छेद यानी होल इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा जो है होल्स के द्वारा प्रवाहित होती है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक आवेशवाहक जो होल्स होते हैं और इन्हीं के कारण धारा का प्रवाह होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। और एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक एवं होल्स अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में एमीटर बाईपास धारिता किस लिए प्रयोग की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि प्रवर्धित एसी सिग्नल को कम रिएक्टेंस का पथ प्रदान करने के लिए, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कमज़ोर सिग्नल को स्ट्रांग सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ पर इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, बाकी दोस्तों अधिक जानकारी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसे कि दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, ए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर हैज़ टू विथ स्टैंड टेम्परेचर आप अप टू। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि 250 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि हम इसमें बात करते हैं सिलिकॉन ट्रांजिस्टर 250 डिग्री सेल्सियस तक ताप सहन कर सकता है। अगला पॉइंट है, जैसे कि ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर पदार्थों की सहायता से बनाए जाते हैं और इसका जो उदाहरण है जैसे कि अर्धचालक के सिलिकॉन और जर्मेनियम इत्यादि। और ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, जैसे कि 2 जंक्शन होते हैं। ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल और 2 जंक्शन वाली धारा नियंत्रित एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसका प्रयोग प्रवर्धक आदि बनाने में किया जाता है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर में बेस कलेक्टर जंक्शन का प्रतिरोध होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अधिक प्रतिरोध इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, जबकि यहाँ पर देख सकते हैं एमीटर बेस ईबी जंक्शन को सदैव फॉरवर्ड बायस में किया जाता है, जबकि बायस कंट्रोलर जंक्शन को सदैव रिवर्स बायस में किया जाता है। और इस स्थिति में जंक्शन प्रतिरोध का मान उच्चतम होता है, जिससे बहुत सूक्ष्मतम की धारा माइनॉरिटी कैरियर द्वारा प्रवाहित होती है। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, जैसे कि एमीटर बेस और कंट्रोलर यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक अवाणिज्यिक ट्रांजिस्टर में धारा प्रवर्धक गुणक अल्फा के मान का परास डैश डैश होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि दोस्तों देख सकते हैं 0.9 से लेकर 0.99 इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप धारा प्रवर्धक गुणांक को बराबर यहाँ पर देख सकते हैं IC/IE। यहाँ पर इसका पूरा मान मान लो इसका जो फार्मूला होता है इसका जो होता है इसका जो अल्फा का मान आपका आ जाएगा 0.90 से लेकर 0.99 तक होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि द जीरो सिग्नल वैल्यू ऑफ IC एंड VCE ऑफ आउटपुट कैरेक्टराइज ऑफ ट्रांजिस्टर इज नो एज। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटिंग पॉइंट इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं, जैसे कि दोस्तों किसी ट्रांजिस्टर के आउटपुट अभिलक्षण का IC और VCE के शून्य सिग्नल का मान प्रचालन बिंदु जो ऑपरेटिंग पॉइंट के साथ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर ऑपरेशन के 3 क्षेत्र होते हैं, जैसे कि सैचुरेशन रीजन और एक्टिव रीजन और कट ऑफ रीजन यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसे कि दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी फ्री रनिंग ऑसिलेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं फ्री रनिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें दोनों अस्थायी अवस्थाएं होती हैं, अर्थात कोई भी स्थायी अवस्था नहीं होती है। इसमें ट्रिमर कोई स्टेबल वाइब्रेटर भी कहा जाता है, जिसकी ऑन तथा ऑफ अवस्था के मान के समय के लिए होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ट्रांजिस्टर में CC विन्यास के वोल्टेज प्राप्ति
प्राप्ति लगभग कितनी होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि दोस्तों एक बढ़ा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें आप जैसे कि हम इसमें बात करते हैं, इसका इनपुट प्रतिरोध उच्च यानी 1 मेगा ओम तथा आउटपुट प्रतिरोध 1 किलो ओम होता है। और धारा लाभ अधिक जो लगभग 100 होती है। और इसका प्रयोग जो है प्रतिबाधा मैचिंग व बफर स्टेज के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, एक ट्रांजिस्टर में संग्राहक को क्षेत्र कलेक्टर रीजन, उत्सर्जक क्षेत्र एमिटर रीजन डैश डैश बनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि से बड़ा इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देख सकते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया था। चलिए, जैसे कि अगला प्रश्न है आपका, एक अस्थिर प्रतिरोधांतरित यानी ट्रांजिस्टर का एक आत्म विध्वंस क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापीय विशिष्ट गतिविधि स्थल यानी थर्मल हॉट स्पॉट इसका राइट आंसर है। जैसा कि एक अस्थिर ट्रांजिस्टर आत्म विध्वंस थर्मल रनअवे कहलाता है, यानी थर्मल रनअवे में बचने के लिए हीट सिंक का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न आपका, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, एक ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में उपयोग किया जाता है, तो वह किस में कार्य करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि संतृप्त या कटाव क्षेत्र में कार्य करता है। यहाँ पर देख सकते हैं, जबकि दोस्तों ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में रहता है तो यह एक ऑन स्विच के रूप में कार्य करता है। जब ट्रांजिस्टर का दोनों टर्मिनल पक्ष यानी रिवर्स बायस में होता है, ट्रांजिस्टर कट ऑफ क्षेत्र में रहता है और यह कट ऑफ स्विच की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न है, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज जो है 2 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट तक बढ़ाने पर यदि एक ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा 2 मिली एम्पियर से लेकर 3 मिली एम्पियर बढ़ जाती है, मतलब 2 मिली एम्पियर से 3 मिली एम्पियर तक हो जाती है, तो इसका आउटपुट प्रतिरोध कितना होगा? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। जैसे कि दोस्तों 8 किलो ओम सही उत्तर होगा। जैसे कि आउटपुट टू प्रतिरोध बराबर देख सकते हैं, फार्मूला दिया गया है, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज में परिवर्तन अपन संग्राहक धारा में परिवर्तन। यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि देख सकते हैं, दो या बेस सप्लाई वोल्टेज का निर्धारण करें जो ट्रांजिस्टर को संतृप्ति में रखता है, यानी बीटा बराबर जो आपका 200 दिया गया है। चलिए दोस्तों, इसका डायग्राम आप देख लीजिए। हम सवालों की तरफ चलते हैं, जो कि इसका हल देखते हैं। आपका जो सही उत्तर आ जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं, बड़ा है बराबर है 1.95 वोल्ट इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर दोस्तों इसका मान देख सकते हैं, पूरा मान दिया गया है, यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों आप इसे उम्मीद है आप इसे हल कर लेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, हल नहीं कर पा रहे हैं तो इसे वीडियो को रोक कर आप देख कर जरूर हल करें। अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि दिया गया है, एक समान आधार कनेक्शन में धारा प्रवर्धन कारक 0.9 है, तो यदि उत्सर्जक धारा 1 मिली एम्पियर है तो बेस धारा का मान निर्धारित करें। सही उत्तर दोस्तों आपका आ जाएगा, जैसे कि दोस्तों 0.1 मिली एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, इसका पूरा मान दिया गया है। यहाँ पर आई बी का मान पूरा निकालना है। जैसे कि अल्फ़ा का मान निकालेंगे, अल्फ़ा का मान निकालने के बाद दोस्तों देख सकते हैं आई बी का मान यहाँ से घटा देंगे, इससे जो आया तो आपका निकल कर आ जाएगा 0.1 मिली एम्पियर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि देख सकते हैं, एक ट्रांजिस्टर में बहुत डैश डैश पर खपत बिल्कुल निम्न होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि निम्न वोल्टता इसका राइट आंसर है। चलिए, इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप, ट्रांजिस्टर में वैक्यूम ट्यूब के समान फिलामेंट सर्किट नहीं होता, इसलिए इसे तापमान में पावर में व्यय करनी पड़ती है, और वैक्यूम ट्यूब की तुलना में ट्रांजिस्टर अपेक्षाकृत कम वोल्टेज में प्रचलित किया जा सकता है। और उदाहरण के लिए, जैसे कि ट्यूब के प्रचालन के लिए 220 वोल्ट आवश्यक है, जबकि ट्रांजिस्टर के लिए 2 से लेकर 8 वोल्ट तक की पर्याप्त मात्रा होती है। बाकी दोस्तों आप देख लेना। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसे कि दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर डैश डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि दीर्घ आयु उपकरण इसका राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में इसका उपयोग प्रवर्धक, दोलित्र व स्विच आदि के रूप में
किया जाता है। अगला प्रश्न आपका जैसे कि दिया गया है, ट्रांजिस्टर कम तापमान पर 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर काम कर सकते हैं जब तक कि वे लगभग निर्वाहक नहीं बन जाते हैं। इस घटना को डेड डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, थर्मल रनवे इसका राइट आंसर है। जबकि दोस्तों इसमें हम देखते हैं ट्रांजिस्टर कम तापमान पर 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर काम कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक ट्रांजिस्टर आधारित परिपथ जो इनपुट सिग्नल के आयाम या ऊर्जा को बढ़ाने में सक्षम होता है उसे डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एम्पलीफायर कहते हैं। और एम्पलीफायर परिपथ बनाने हेतु संधारित्र यानी कैपेसिटर, रेजिस्टेंस तथा एक बायसिंग बैटरी की आवश्यकता होती है। चलिए अगले प्रश्न जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि दोस्तों इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए दो आवश्यक तत्व डेड डैश हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं और इसकी संयोजकता जो है 4 होती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, ट्रांजिस्टर करंट यानी विद्युत प्रवाह के पर्याप्त मात्रा के साथ कम वोल्टेज पर काम करते हैं, इसलिए उन्हें डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि करंट जो विद्युत प्रवाह संचालित उपकरण है इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों इसमें देख सकते हैं यह दो प्रकार का पीएन तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर है और यह एक द्विध्रुवीय युक्ति है जिसमें धारा प्रवाह मेजॉरिटी तथा माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन तथा होल्स दोनों के कारण होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया जैसा कि देख सकते हैं, करंट वोल्टेज वक्र जिसमें कलेक्टर वोल्टेज को बढ़ाकर इसमें इसके अधिकतम मान तक पहुंचता है तो उसे डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि कलेक्टर की करंट वोल्टेज वक्र इसका सही उत्तर है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों इसमें उभयनिष्ठ आधार विन्यास और उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास और उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया जैसा कि करंट की पर्याप्त मात्रा के साथ कम वोल्टेज पर चलने वाले ट्रांजिस्टर को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, करंट संचालित उपकरण इसे कहते हैं। और दोस्तों जिसका संचालन इलेक्ट्रॉन एवं होल्स दोनों के कारण होता है, इसलिए इसे बाइपोलर कहा जाता है। ट्रांजिस्टर को निम्न वोल्टेज पर प्रयोग किया जाता है। यदि ट्रांजिस्टर का कार्यकारी वोल्टेज निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है तो ट्रांजिस्टर बहुत अधिक समय तक कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न आपका है जैसा कि ट्रांजिस्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि डिफ्यूज जंक्शन विधि निर्माण में कार्य कर सकता है। जैसा कि दोस्तों इसकी निम्न विधियां होती हैं, जैसे कि जंक्शन विधि, पॉइंट कनेक्टेड विधि, डिफ्यूज जंक्शन विधि और सिलिकॉन प्लेनर ट्रांजिस्टर विधि, ये सारी इसकी विधियाँ होती हैं। चलिए बाकी जानकारी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है जैसे कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ट्रांजिस्टर जो केवल उच्च धनात्मक गेट वोल्टेज के साथ वृद्धि मोड पर चलाए जाते हैं तो डेड डैश कहलाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मोस्फेट इसका सही उत्तर है। जैसे कि हम मोस्फेट के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, जैसे कि मोस्फेट का पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। मोस्फेट जो है वोल्टेज नियंत्रक डिवाइस होती है, यह बहुसंख्यक आवेश वाहक पर कार्य करती है, इसलिए इसे यूनिपोलर डिवाइस कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जैसे कि ट्रांजिस्टर के एमीटर धारा वोल्टेज वक्र के अनुसार एमीटर धारा डेड डैश के साथ तेजी से बढ़ जाती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि एमीटर वोल्टेज में वृद्धि इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न जाने से पहले इसकी व्याख्या देते हैं, जैसे कि दोस्तों इसमें इसलिए एमीटर धारा वोल्टेज वक्र के अनुसार एमीटर वोल्टेज में वृद्धि के साथ तेजी से बढ़ता है। जैसे कि देख सकते हैं एमीटर धारा बराबर बेस धारा और करंट धारा, यहाँ पर कलेक्टर धारा यहाँ पर देख सकते हैं, इसका फार्मूला है। चलिए जैसा कि इसका डायग्राम द्वारा भी आप समझ सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है जैसा कि देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक का चालन ठोस पदार्थ के माध्यम से किया जाता है, इसलिए ट्रांजिस्टर को डेड डैश कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि सॉलिड स्टेट डिवाइस कहते हैं। जैसा कि दोस्तों इसमें हम देखते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि पीएनपी और पीएनपी होल्स की अधिकता इसमें
इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर, जो कि 2 जंक्शन तथा 3 लेयर परत होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं, इन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि इलेक्ट्रॉन, इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, किसी शुद्ध पदार्थ में 5वें ग्रुप के परमाणु जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस मिलाकर एन टाइप अर्धचालक प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि डेड डैश क्षेत्र में ट्रांजिस्टर बंद यानी क्लोज्ड स्विच की तरह कार्य करता है। सही उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि संतृप्ति यानी सेचुरेशन, इसका राइट आंसर है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, स्विचिंग अनुप्रयोग के लिए ट्रांजिस्टर को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संचालित करने हेतु अभिनत यानी बायस करने की आवश्यकता होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि सक्रिय यानी एक्टिव, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डेड डैश एक ट्रांजिस्टर एक खुले स्विच के रूप में कार्य करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि कट ऑफ क्षेत्र, इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, इस रीजन में ट्रांजिस्टर के एमीटर बेस जंक्शन तथा कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों रिवर्स बायस में प्रचलित होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए सामान्यतः प्रचालन है। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए। चलिए आपका सही उत्तर हो गया। चलिए इसमें देखते हैं, जैसा कि दोस्तों इसमें देख सकते हैं आप, पीएनपी ट्रांजिस्टर के समान प्रचालन में इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए। चलिए जैसा कि अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि देख सकते हैं, एक एलसी ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर में सक्रिय घटक का उपयोग डेड डैश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजिस्टर, इसका राइट आंसर है। जैसा कि संधारित्र, इंडक्टर और प्रतिरोध परिपथ में निष्क्रिय घटक होते हैं और डायोड में ट्रांजिस्टर आदि अर्धचालक युक्तियां सक्रिय घटक होती हैं। अगला प्रश्न जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, इसका अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न में हम सीधे हिंदी पढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों इसका, एक ट्रांजिस्टर में यदि एमीटर बेस संधि अग्र अभिनति में और बेस कलेक्टर संधि पश्च अभिनत है तो प्राचल फॉरवर्ड एक्टिव मोड होगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिव मोड, जो कि फॉरवर्ड एक्टिव, जो कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं बेस एमीटर, बेस कलेक्टर और ऑपरेशन के लिए यहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, जैसा कि किसी अर्धचालक में हीट सिंक का कार्य किसको नियंत्रित करना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तापमान वृद्धि, इसका राइट आंसर है। जैसा कि ट्रांजिस्टर में आईसी के शीतलन हेतु एक मोटा धात्विक खोल प्रयोग किया जाता है, जो कि युक्त में उत्पन्न हुई ऊष्मा को सोख लेता है और उसे वायुमंडल में फैला देता है। यह धात्विक खोल की हीट सिंक कहलाती है और हीट सिंक की संरचना यू आकृति, तितली आकृति अथवा मोटर साइकिल के रेडिएटर के समान होती है। इसका निर्माण जो है एल्युमिनियम अथवा कास्ट एल्युमिनियम में की जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं इसके आकार की बात भी की गई है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, निम्नलिखित में से एक धारा नियंत्रित उपकरण है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बीजीटी, इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में ट्रांजिस्टर होते हैं, जैसे कि इसमें विद्युत धारा का चालन दोनों प्रकार के आवेश वाहकों यानी अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक द्वारा होता है। यह एक नियंत्रित उपकरण है। जैसे कि एफईटी जो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वे ट्रांजिस्टर होते हैं जिसमें विद्युत धारा का चालन अल्पसंख्यक अथवा बहुसंख्यक केवल एक प्रकार के आवेश वाहकों द्वारा होता है, इसलिए इन्हें यूनिपोलर कहलाते हैं। जैसे कि एफईटी वोल्टेज नियंत्रित युक्ति होती है। बाकी दोस्तों आईजीबीटी के बारे में आप देख सकते हैं, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर, इसका पूरा नाम होता है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर इसका पूरा नाम होता है। और आईजीबीटी मॉसफेट तथा बाइपोलर ट्रांजिस्टर की जो संकर यानी हाइब्रिड किस्म है, इनकी आउटपुट विशेषताएं उच्च इनपुट प्रतिरोध मॉसफेट प्रकार की और इसकी धारा वहन क्षमता बाइपोलर ट्रांजिस्टर प्रकार की होती हैं।
ट्रांजिस्टर में डेड डैश एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि सक्रिय यानी एक्टिव क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। जैसा कि इसमें देख सकते हैं, एमीटर, कलेक्टर जंक्शन, प्रचालन उपयोग, यहाँ पर देख सकते हैं इसका फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, सक्रिय और एम्पलीफायर में पूरी जानकारी दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉरवर्ड बायस, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। चल दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा, जो कि दोस्तों आपका वीडियो समाप्त हुआ। आज का ये हमारा पहला पार्ट था। दो तीन पार्ट बनेंगे दोस्तों, इसमें हम पूरे ट्रांजिस्टर का पूरा मान लो पूरा प्रश्न कर लेंगे। चल दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।